आपका एयर प्यूरीफायर तक चोक हो रहा है, आपकी आंखें जल रही हैं और जो आप हवा सांस के रूप में ले रहे हैं वो सच में जहर है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये 2025 का दिल्ली एनसीआर है। कई जगहों पर जो एक्यूआई है वो 500 के पार जा चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग खांस रहे हैं, घबराहट हो रही है और साफ हवा के लिए लोग हांफ रहे हैं। फिर भी सरकार ने कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यानी के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा नहीं की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी एक इस मामले को लेकर पीआईएल दायर की गई है, जिसमें इस आपदा को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की गई है। पर यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत कानूनी रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर सकता है? क्या ऐसा करने का अधिकार है? किसके पास है? क्या तरीका है? क्या प्रावधान है? और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर इसके बारे में क्या-क्या कहा है, उसको समझते हैं आज के इस सेशन में। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के कानूनी, संवैधानिक और नैतिक ढांचे को खोलकर समझने वाले हैं, खास तौर पर दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट के मद्देनजर। हम जानेंगे कि इस पर कानून क्या कहता है, अदालतों ने क्या किया, सरकार क्या कर सकती है और कैसे अनुच्छेद 21 के तहत आपका जो जीवन का अधिकार है और जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है वो सीधे दांव पर लगे हुए हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हमारी ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई हिस्सों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हवा के मानक हैं, वो एक्यूआई इंडेक्स है, वो 480 से लेकर 600 के बीच में झूल रहा है। हवा में सूक्ष्म कण जैसे कि पीएम 2.5 और पीएम 10 वो इतने छोटे हैं कि वो आपके फेफड़ों की गहराई तक और फिर रक्त प्रवाह तक सीधे पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में जो सांस लेने वाले रोगी हैं उनकी संख्या में 40% तक इजाफा हो गया है और स्कूल फिर से बंद करने पड़ रहे हैं। यहां तक कि घरों में लगे हुए एयर प्यूरीफायर भी जवाब दे रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, हालिया रिपोर्ट्स में, न्यूज रिपोर्ट्स में आपने जरूर देखा होगा कि एक चीज जो सामने आई वो थी कि दिल्ली की एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अधिकारियों ने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के पास पानी का छिड़काव किया ताकि जो रीडिंग है वो कम दिखाई दे। हाँ, हवा साफ करने के बजाय वे डेटा ही साफ कर रहे थे। ये कृत्य जो है वो पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और पर्यावरण के कानूनों के तहत आपराधिक लापरवाही का मामला तक बन सकता है। ये अब सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं रहा है, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा बन गया है। अब बात करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की बात करें तो ये वो स्थिति है जब कोई स्वास्थ्य जोखिम जैसे कि प्रदूषण, बीमारी का प्रकोप या फिर कोई संक्रमण जनता के जीवन और स्वास्थ्य के लिए तात्कालिक खतरा बन जाए और असाधारण कानूनी प्रयोग और उपायों की जरूरत पड़ जाए। अब ट्विस्ट यहां है कि भारत में कोई इकलौता ऐसा संहिताबद्ध कानून नहीं है जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को यूएस या फिर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क की तरह परिभाषित करता है। भारत के अंदर कोई भी ऐसा एक कानून नहीं है जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफाइन करता है। इसमें जो भारत के जो कानून हैं उनको समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 का, जो कोविड-19 जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल हुआ था। उस समय आपातकाल घोषित करने के लिए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के लिए इस एक्ट का उपयोग हुआ था। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, जो जैविक, रासायनिक या फिर पर्यावरणीय उत्पत्ति की आपदाओं में केंद्र और राज्य दोनों को कार्रवाई की शक्ति देता है। और तीसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
1986 का, जो पर्यावरण से सीधा डायरेक्टली रिलेट करता है, जो केंद्र सरकार को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सभी आवश्यक उपाय करने की व्यापक शक्तियां देता है। और एक और कानून है, वो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, जो सीधा वायु प्रदूषण पर बना हुआ है। वायु प्रदूषण पर यह कानून केंद्रित है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य बोर्डों को आपात कार्यवाही की शक्ति देता है। ये सब मिलकर वायु प्रदूषण से जो उपजी स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है, उसमें कार्रवाई के लिए कानूनी ढांचा तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कानून क्या अनुमति देता है, ऐसी स्थितियों में अधिनियमों के तहत क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसको समझते हैं, थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। 1986 का जो कानून है, उसकी जो धारा 3 है, उसके सब सेक्शन 2 के तहत, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 किसका, पर्यावरण जो प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके तहत सरकार जो बाइंडिंग ऑर्डर्स है, बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकती है, बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी कर सकती है, यहां तक कि सार्वजनिक हित में उद्योगों को बंद करने, वाहनों पर प्रतिबंध लगाने या फिर निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश तक दे सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम एयर एक्ट की, जो 1981 का कानून है। इसकी जो धारा 16 और 18 है, उसके तहत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है और वायु गुणवत्ता सुधार हेतु तत्काल उपाय कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा कानून है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत केंद्र और राज्य सरकारें पर्यावरणीय आपदा को डिजास्टर मानकर फंड, जनशक्ति और चिकित्सीय सहायता तत्काल जारी कर सकती हैं। कि जो एनवायरमेंट की जो आपदा हो गई है, उसको डिजास्टर मानकर, एक बड़ी आपदा मानकर, उसके समय पर जो भी हेल्प करने के लिए प्रावधान हो सकते हैं, वो करने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देता है। तो कानूनी औजार तो हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, सवाल यह है कि उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है और न्यायिक कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। हाल में स्वास्थ्य विशेषज्ञ ल्यूक कुटिन्हो, स्वास्थ्य विशेषज्ञ का नाम सुनिएगा, ल्यूक कुटिन्हो, और अन्य द्वारा एक PIL दायर की गई है, जिसमें खतरनाक वायु प्रदूषण सत्रों के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की मांग की गई है। याचिका का तर्क है कि जो वायु प्रदूषण एक ऐसा स्तर छू चुका है दिल्ली NCR में, जहां यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के 22 लाख यानी कि 2.2 मिलियन बच्चों के फेफड़ों को स्थायी नुकसान हुआ है इतने वायु प्रदूषण से, और जो राज्य की जो निष्क्रियता है इसके अंदर, वो एक तरह की संवैधानिक विफलता है। यहां पर देखिएगा, जो ये याचिका है उसमें ये कहा गया है कि हम प्रदूषण को रोकने में कामयाब नहीं रहे हैं, सरकारें प्रदूषण को रोकने में कामयाब नहीं है, ये राज्य की जो ये निष्क्रियता है, ये एक तरह से संवैधानिक विफलता है। मतलब सरकार ने अपनी संवैधानिक ड्यूटी का पूरा निर्वहन नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 के केस में जैसे मामलों में कहा है कि स्वच्छ हवा जीवन के मूल अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने यहां पर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को भी लागू किया, जो कहती है कि राज्य समस्त प्राकृतिक संसाधनों का ट्रस्टी है, जनता के हित के लिए और उन्हें निजी और राजनीतिक लाभ के लिए नष्ट होने की अनुमति नहीं दे सकता। ये जो PIL दायर हुई है, इस पे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई भी होगी, उस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार को दिल्ली के वायु प्रदूषण को देखते हुए, दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण को देखते हुए आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना चाहिए या नहीं, या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम रह जाएगा जिसका वास्तविक असर नहीं होगा? आपकी राय क्या है इस पर, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं कि जो स्वास्थ्य आपातकाल है, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल,
इसे घोषित कौन कर सकता है, कौन से कानून के तहत इसके प्रावधान है, उसको समझते हैं। तकनीकी बात की अगर हम बात करें तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ है, आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, ये समझिएगा। भारत के संविधान के तहत केंद्र और राज्य दोनों के पास समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट के तहत ये पावर है। केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। जो स्टेट लिस्ट है उसकी प्रविष्टि 6 के अंदर स्टेट के पास है, और जो समवर्ती सूची है, सूची 3rd है, उसकी प्रविष्टि 29 के तहत राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर कानून बनाने की दोनों के पास पावर है। लेकिन जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति में केंद्र को प्रमुख और अधिमान्य शक्तियां मिलती हैं, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो केंद्र का कानून है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर पावर किसके पास होंगी, ज्यादा केंद्र के पास है। उसके तहत केंद्र सरकार ही अनाउंस कर सकती है। इसलिए वायु प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की जो घोषणा है वो केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा कानूनी तौर पर की जा सकती है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 32 के तहत अपनी असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके आवश्यक आदेश दे सकता है, नेसेसरी ऑर्डर दे सकता है। वास्तव में जो 2020 में कोविड-19 के समय भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 6 का उपयोग किया था, और जहां पर देशव्यापी आपदा जैसी स्थिति व्यवस्था लागू की गई थी, तो स्पष्ट प्रतिमान के रूप में हमारे सामने मौजूद है। कोविड-19 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 का अनुपालन करके हालात संभाले गए थे और दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो हमारे सामने एक प्रेसिडेंट भी है कि उस कानून का भी उपयोग किया जा सकता है। अतः यदि वायु प्रदूषण का खतरा उसी स्तर का है तो कानूनी बाधा नहीं है, वैसी घोषणा न हो सके। कोई भी कानून के अंदर कोई भी कमी नहीं है, कानून हमारे पास पूरा स्ट्रांग खड़ा है साथ देने के लिए। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की। अगर हम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात करें तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने MC मेहता बनाम कमलनाथ के केस के अंदर 1997 में लेट डाउन करा था। पर्यावरण कानून का यह सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन पर्यावरण कानून का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों को जनता के ट्रस्ट के रूप में संभालता है और उन्हें शोषण या फिर विनाश से बचाना उसका दायित्व है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है ये कहता है कि जो राज्य है ये नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को जनता के ट्रस्टी के रूप में संभालता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनके खत्म होने से बचाने का दायित्व किसका है, राज्य का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार हवा की मालिक नहीं है, हम सब हैं, आप लोग, मैं और पूरे भारत के वासी, और सरकार का काम इसे सुरक्षित रखना है, ना कि इसे प्रदूषित करना है या उसके डेटा में हेराफेरी करना। तो जब स्थानीय अधिकारी AQI मॉनिटर्स के आसपास पानी का छिड़काव कर रहे थे और रीडिंग को कृत्रिम रूप से घटा रहे थे या उनके साथ छेड़खानी करके उन्हें कम दिखा रहे थे, तो ये केवल सिर्फ और सिर्फ अनैतिक नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण डेटा के कपटपूर्ण दमन के बराबर भी हो सकता है और उसके तहत संबंधित अधिकारियों पर कानून के तहत कार्यवाही तक हो सकती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है उसकी धारा 15 यानी कि सेक्शन 15 के तहत कंसर्न्ड अधिकारी के ऊपर पनिशमेंट तक इंपोज की जा सकती है। पहले यहां पर सजा के भी प्रावधान थे, मगर हाल ही में जन विश्वास एक्ट 2023 का आया है, उसके तहत इंप्रिजनमेंट को हटाकर, कारावास को हटाकर फाइन लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 21, क्योंकि यह नागरिकों के जानने के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का भी हनन है, तो इसके तहत भी इसका उल्लंघन हो सकता है और जिसके लिए अगर चाहें तो हाई कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय कंपेंसेशन, मुआवजे तक की घोषणा कर सकती है। यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत अहम बात आपको बताई है। यदि अगर यह सिद्ध हो जाए कि ऐसे कृत्य यानी कि डेटा हेराफेरी न्यायिक
पर्यवेक्षण या फिर यहां तक कि अवमानना की कार्रवाई भी आकर्षित कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक आकर्षित कर सकते हैं। अमेरिका, चीन और यूके जैसे देशों में प्रदूषण खतरनाक सीमा पार करने पर औपचारिक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वहां पर घोषणाएं ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो चीन का जो रेड अलर्ट सिस्टम है वो AQI 300 पार करते ही कारखानों और स्कूलों के स्वतः बंद होने जैसी सख्त कार्रवाइयों की अनुमति देता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां का क्लीन एयर एक्ट है जो, उसके तहत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किसी भी राज्य में गंभीर स्मॉग की हालत में तुरंत दखल दे सकता है। भारत का एक ग्रैप सिस्टम है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप, दिल्ली में इन्हीं मॉडल से प्रेरित है, चीन वाले से और USA वाले से। लेकिन जो कार्यान्वयन है, कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, अक्सर असंगत और राजनीतिक प्रभाव में नजर आता है, जैसे अभी नजर आ रहा है। हमारे पास नियम है, विज्ञान है, अब चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और जवाबदेही। अब बात करते हैं कानूनी और नैतिक विश्लेषण की। बड़ी तस्वीर को देखिएगा, बड़ी तस्वीर को समझिएगा। भारत का संविधान हर नागरिक को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत देता है और न्यायालयों ने लगातार इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण के अधिकार तक विस्तृत किया है। तो जब नागरिकों को जहरीली हवा में रहने को मजबूर किया जा रहा है, यह अधिकार सीधे सीधे भंग होता है। केस का नाम भी आपको मैं बता रहा हूं, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार शामिल है ताकि जीवन का पूरा आनंद लिया जा सके। अतः प्रदूषण नियंत्रण में विफलता मात्र प्रशासनिक विफलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस केस की बदौलत, केस का नाम है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और इसकी साइटेशन नोट कर लीजिएगा, 1991 का ही सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है ताकि जीवन का पूरा आनंद लिया जा सके। और जब प्रदूषण नियंत्रण यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल में विफलता देखने को मिले तो सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक विफलता भी है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात करें और अनुच्छेद 21 की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर राज्य पर कार्रवाई का कानूनी दायित्व बनता है। फिर भी नागरिक हाफते रह जाते हैं। सचमुच यही न्यायालय, PIL और नागरिक आंदोलनों की भूमिका बनती है, राज्य को उसकी संवैधानिक ड्यूटी याद दिलाने की, और पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इसके अंदर कुछ ना कुछ दिशा निर्देश आने वाले समय के अंदर पास जरूर करेगी। अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होगा, अब क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो अभी भी समय है, तत्काल घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार की बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत दिल्ली NCR में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। उसके साथ साथ राज्य सरकार भी ऐसी ही घोषणा कर सकती है। और दूसरी बात, जो आपात चिकित्सा है उसके अंदर रेडीनेस, अलर्टनेस लाई जा सकती है। अस्पतालों और स्कूलों को विशेष फंडिंग दी जा सकती है। N95 मास्क का उपयोग मैंडेटरी किया जा सकता है। और तीसरा, जवाबदेही तंत्र को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एयर मॉनिटरिंग सिस्टम पर कठोर ऑडिट लग जाए ताकि डेटा के साथ कोई हेराफेरी ना हो, फिर से कोई पानी छिड़क के डेटा को इधर उधर ना कर पाए, यह ध्यान दीजिएगा। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का क्रियान्वयन सही से होना चाहिए। रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा के पारदर्शी पोर्टल्स रेडी होने चाहिए। नागरिक जागरूकता भी बढ़ाई जानी चाहिए। नागरिक सहभागिता से भी कम्युनिटी मॉनिटरिंग को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिए, साफ हवा में सांस लेना कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अब अंत में हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हुए चलते हैं और आप बताइए कि क्या भारत कभी वायु प्रदूषण को उतनी गंभीरता से लेगा जिस तरीके से हमने कोविड को लिया था? आपको क्या लगता है?
अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार को आधिकारिक रूप से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो सेशन हमने किया है ये आपको जागरूकता दे रहा है, कानूनी जागरूकता दे रहा है और आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और कोशिश करिएगा जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। सीधा बारकोड को स्कैन करके भी गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे हमारी ऐप पर, वहां से हमारी ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी यूपीएपीओ का बैच जस्ट फ्रेश स्टार्ट हुआ है। प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन अलग चल रही है, मेंस एग्जाम की अलग चल रही है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैचेस सेपरेटली चल रहे हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ज़रूर। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।